सचिन पायलट गुर्जर वोट दिला पाएंगे कांग्रेस को या जो हम सुनते हैं गुजर बेल्ट में, उनके जो यूथ है वो काफी समर्थक है, उनपे फिदा भी हैं और उनका प्रभाव उनकी उनकी जाति पे काफी ज्यादा है। वो खुल के कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे, आप सचिन को चेहरा घोषित कीजिए तब हम वोट देंगे। उसमें सवाल ये भी कि अगर सचिन को चेहरा घोषित करते हैं तो प्रतिद्वंदी जो मीणा समुदाय है ट्राइबल बेल्ट में, वो क्या रिएक्ट करेगा, बाकी जातियां कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि जाति के आधार पे मुख्यमंत्री बनाया जाना थोड़ा दुश्वार होता है। सचिन पायलट भी स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि वो एक जाति के नेता नहीं है। उनके समर्थकों का कहना है कि उनके विरोधी हैं जो इस तरह की बात करते हैं कि वो एक समुदाय के नेता हैं, जबकि वो सभी समुदायों के लिए स्वीकार्य नेता है। उनमें एक आशा, एक ऊर्जा उनके समर्थक देखते हैं, तो उनके समर्थक नुकसान करेंगे, वो कह रहे हैं। सोशल मीडिया पे हम देखते हैं वो साफ साफ लिख रहे हैं। उनकी कुछ बैठकें भी हुई है जब वो कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे, हमारे साथ छल हुआ, धोखा हुआ। वो नुकसान कांग्रेस को हो सकता है अगर उसकी भरपाई किसी अन्य स्थान से नहीं हो पा रही है तो, क्योंकि पिछली बार गुजर बेल्ट में अच्छे वोट कांग्रेस को मिले थे। आपको नहीं लगता कि सचिन पायलट में धीरज और दूरदर्शिता की कमी है? आखिर अशोक गहलोत कभी न कभी तो रिटायर होंगे, जल्दी होंगे, उम्र हो रही है, तो बजाय उनसे प्रतिद्वंदिता के वो उनके साथ रह के शायद उनको ज्यादा फायदा नहीं मिलता। अगर वो सब्र रखते तो बात कुछ और होती, अगर जुगनू होते तो रात कुछ और होती। अगर थोड़ा उनमें धैर्य होता तो अधिक अच्छा होता, क्योंकि अशोक गहलोत ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत 1971 में बांग्लादेश के शरणार्थी शिविर से की थी और 98 में वो सीएम बने। इसके पहले उन्होंने एनएसयूआई, ब्लॉक, डीसीसी, पीसीसी, सेवादल सब में काम किया। सचिन पायलट 26 साल की उम्र में सांसद बन गए, उसके कुछ समय बाद वो मंत्री बन गए केंद्र में। 39 साल की उम्र में पीसी चीफ बन गए, 42 साल की उम्र में डिप्टी सीएम बन गए। तो अभी उनके पास पारी बाकी है। दूसरी बात, जैसे एक उद्योगपति उद्योग में निवेश करता है, वैसे एक राजनीतिक पार्टी अपने नेता में निवेश करती है। अशोक गहलोत में निवेश किया जा चुका है और उसका लाभांश वो प्राप्त कर रहे हैं। सचिन पायलट में निवेश किया जा रहा है। उनके पास एक उम्र पड़ी है, वो संभावनाओं से भरे हुए हैं, अच्छा बोलते हैं। अगर वो सब्र रखते तो शायद बहुत अच्छी बात होती, उनके लिए भी, पार्टी के लिए भी और समाज के लिए भी। मोदी जी के लिए राजस्थान का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है? मतलब उससे उनके राजनीति पे क्या फर्क पड़ेगा, जीत या हार का? ये टर्निंग पॉइंट है बहुत सारे लोगों में, इसमें मोदी जी भी शामिल है। अगर ये चुनाव में कामयाब नहीं हो पाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ा वर्ग है जो बेचैन है, वो इन मुद्दों को उठाएगा। इसका सीधा प्रभाव 2024 में भी पड़ेगा। जो लोकसभा का चुनाव दिल्ली के लिए जो अभी हुक्मरान है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए उनके सामने वसुंधरा राजे जैसे व्यक्तित्व केस 22 भी है कि उनको छोड़े या साथ ले। और ये विरोधाभास भी मैं देखता हूं कि उत्तर भारत में बीजेपी की दो बड़ी महिला नेता थी, उमा भारती और वसुंधरा राजे। जब आपने नारी वंदना की बात की, उस समय आपने उनको तिरोहित कर दिया, उनको मुख्य धारा से हटाने की चेष्टा की है। अगर परिणाम आपके अनुकूल नहीं आए तो ये सब लोग, मुझे लगता है कि अपनी जो नाराजगी है उसको दर्ज करवाएंगे। ये मोदी साहब के लिए बड़ा खतरा होगा कि 2024 में फिर वो किस तरीके से इस सब को फेस करेंगे, क्योंकि कर्नाटक की हार से आप उभरे नहीं हो। और कर्नाटक में आपने पूरी ताकत लगाई थी, आपने 19 सभाएं की, 6 रोड शो किए, अमित शाह ने 15 सभाएं, 16 रोड शो किए, नड्डा जी ने 10 सभाएं, 7 रैलियां की, स्मृति ईरानी ने 17 रैलियां की, उन्होंने भी कई रोड शो किए थे, 3000 रैलियां हुई वहां पे, 311 मंदिर मठों में गए, फिर भी आप पराजित हो गए। तो राजस्थान में इसके बाद इसको जोड़ के देखा जाएगा कि वहां आपने येदियुरप्पा के साथ क्या किया, और यहाँ जो आपकी छत्रप थी, जो नारी वंदना की परिभाषा में आ सकती थी, उसके साथ आपने क्या व्यवहार किया। ये लोग पूछना अवश्य चाहेंगे। जी, उनके नेतृत्व को चुनौती भी मिल सकती है, और जो सेकेंड लाइन की जो लीडरशिप है, जिनको दबा के रखा है मोदी जी ने, वो संगठित होके चुनौती दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नारायण बारेड।